यूपी पुलिस का ये पेपर आपके सामने है जो 2009 में यूपी पुलिस के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। उसी का जो जीएस वाला भाग है उसको आपके सामने मैं सॉल्व कराऊंगा और जितने भी जीएस में उस समय प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारे पहले प्रश्न में 2009 में जीएस में यूपी पुलिस में कांस्टेबल में क्या पूछा गया था। पहला है दोस्तों कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये पहला प्रश्न हमारा 2009 में जीएस में पूछा गया था। ऑप्शन इसके सामने आपके हैं साहित्य लेख में, ऑप्शन नंबर बी है कला एवं संस्कृति में, ऑप्शन नंबर सी है खेल प्रशिक्षण में और ऑप्शन नंबर डी है समाज सेवा में। ठीक है, ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हैं, उसको आप लोग देख लीजिए, हिसाब से आपको पढ़ना है। तो याद रख लीजिए कि द्रोणाचार्य ये जो पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो आप लोग याद रख लीजिए ये खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, दूसरा ये द्रोणाचार्य, और मैं आपसे बात करूं, और एक है अर्जुन। अर्जुन अवार्ड, ठीक है, ये दोनों किससे संबंधित है? ये खेलों से संबंधित है। द्रोणाचार्य किसके लिए दिया जाएगा? खेल प्रशिक्षण। यानी जो कोच होते हैं, कोई भी कोच हो सकता है, वो किसी भी खेल के लिए हो सकता है। जब कोच के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तब किसी कोच को भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। दूसरा, अर्जुन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है या अर्जुन पुरस्कार? तो याद रख लीजिए कोई भी खिलाड़ी जो होता है, खिलाड़ी का उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, यानी कोई भी खिलाड़ी है और वो कोई भी खेल खेल रहा है और उस खेल में वह क्या करता है? अच्छा प्रदर्शन करता है, तो अच्छे प्रदर्शन के लिए उस खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड दोनों किससे संबंधित हैं दोस्तों? खेल से। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं। ये आपको एक तरह से एक मुहावरा दिया गया है और 4 ऑप्शन उसके दिए गए और ये पूछा गया है कि इसके लिए कौन सा सही होगा, यानी इसे कंप्लीट कीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है कि सिर धुनता है, ऑप्शन नंबर बी है कलेजों पर हाथ रखता है, ऑप्शन नंबर सी है असमंजस में पड़ जाता है, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है फूट फूट कर रोता है। यानी व्यक्ति जब गलत कर्म करता है और गलत कर्म करने के बाद उसको ये महसूस होता है कि मेरे द्वारा जो किया गया काम है यह काम सही नहीं है, इसका जो परिणाम मिलेगा वो आगे चल के मुझे अच्छा नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति क्या करता है? फिर पश्चाताप करता है, विलाप करता है, और जब विलाप करता है तो व्यक्ति क्या करता है? फूट फूट कर रोता है दोस्तों। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा और वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गलत काम करने के बाद कोई असमंजस में पड़ता नहीं है, कलेजे पर हाथ रखेगा नहीं। अगर अपने कर्म उसने जो किए हैं उसका उसे पश्चाताप करना है, तो वो क्या करेगा दोस्तों? फूट फूट कर रोएगा, तभी वो क्या कर सकता है? अपना पश्चाताप कर सकता है। किसके लिए? दुष्कर्मों के लिए। तो इस ऐसे हमारा इस सेकंड जो क्वेश्चन है, दूसरा जो प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में क्या दिया है दोस्तों? नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। अब शब्द किसके लिए चुनना है? अब सेंटेंस स्टार्ट होता है आपका। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार खाली जगह अनशन किए थे। अनशन का मतलब क्या होता है? अनशन का मतलब यह होता है कि भूखे और प्यासे रहकर अपनी मांगों के लिए अनशन करना। और जब भूखे और प्यासे कब तक रहते हैं? जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती हैं। और जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मांगे नहीं मांगी जाती हैं, मानी जाती हैं। आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के समय कई बार जेलों में आमरण अनशन हुए, अंग्रेजों ने मांगे नहीं मानी, और ऐसे कई व्यक्ति क्या हुए? भूख और प्यासे रहकर, यानी अनशन पे उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, वो भूखे रह के मर गए। तो इसमें यह पूछेगा कि इसके लिए कौन सा शब्द सही रहेगा, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए सत्याग्रह, ऑप्शन बी आमरण, ऑप्शन
सॉरी, ऑप्शन सी है आमरण, ऑप्शन बी है जेलों में जाकर, और ऑप्शन डी है जल त्याग। तो अनशन कब तक किया जाता है? आमरण यानी मरने तक अनशन किया जाता है। कब तक किया जाता है? आमरण अनशन यानी मरने तक अनशन। तो हमारा ऑप्शन जो इसका सही होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका एकदम सी सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका एकदम सी सही होगा दोस्तों। आगे चौथा प्रश्न आपके सामने है, ये ज्योग्राफी का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भूगोल का। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। तो क्या है? तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती। किसके ऊपर पड़ती? ऑप्शन आपके सामने दे रखे। ऑप्शन नंबर 1 है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी है मकर रेखा, ऑप्शन नंबर सी है ध्रुवों पर, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों भूमध्य रेखा। तो याद रख लीजिए, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई नहीं होती तो पृथ्वी की सीधी किरणें किस पे पड़ती? भूमध्य रेखा पे। और भूमध्य रेखा पे जब सीधी किरणें पड़ती तो दोस्तों हमारे यहां जो मौसम में बदलाव होता है ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन सही है वो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों। आगे पांचवा प्रश्न देखिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में पूछा गया कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ और किसके बीच लड़ा गया। हालांकि इसमें सही समय इसका नहीं बताया गया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, मराठों और अंग्रेजों के मध्य, ऑप्शन बी है आपके सामने मुगलों और शेरशाह के मध्य, ऑप्शन सी है आपके सामने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, और ऑप्शन डी है दोस्तों आपके सामने अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो मैं एक बार आपको ब्रीफ बता देता हूं कि पानीपत के कितने युद्ध हुए और किन किन के बीच में हुए। तो देख लीजिए, पहला पानीपत के युद्ध में आपको बता देता हूं। तो पहला देखिए दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। किस किस के बीच में हुआ? बाबर और दोस्तों दूसरा व्यक्ति कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। दूसरा 1556 में। यह युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है दोस्तों? देख लीजिए, यह युद्ध हुआ था अकबर, ठीक है, और हेमू, या हेमू को दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है, हेमचंद। किस नाम से जाना जाता है? हेमचंद के नाम से। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में हुआ। और दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ है, तो याद रख लीजिए, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 1561 में हुआ। और किस किस के बीच में हुआ? तो ऑप्शन आपका सही होगा कौन सा? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। किसके मध्य हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। तो देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि पानीपत के तीनों युद्ध मैंने आपको क्या किया इसमें बता दिए। आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। और छठा प्रश्न हमारा क्या है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का जो प्रधानमंत्री बनता है व्यक्ति, उसके लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 30 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी है 35 वर्ष। तो याद रख लीजिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? 25 वर्ष। यानी अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसके न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज 25 ईयर। देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं। लोकसभा, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए भी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। क्योंकि सामान्यतः जो प्रधानमंत्री होता है वो कहां से होता है? लोकसभा से। और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। दूसरा दोस्तों, ये ऑप्शन एक आपका दे रखा है 30 वर्ष। 30 वर्ष किसके लिए आता है? देख लीजिए, राज्यसभा।
अगर कोई राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। चौथा है 35 वर्ष, सॉरी हाँ चौथा ऑप्शन है 35 वर्ष। तो इसमें भी देख लीजिए आप लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, दोस्तों तीनों के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ऐसे ही प्रश्न यूपी पुलिस में दोस्तों पूछे जाते हैं, और ये प्रीवियस ईयर ही है, जो पीछे प्रश्न पूछे गए हैं, जो पीछे पेपर हुए हैं पिछले वर्षों में, मैं उन्हीं को आपके सामने लेके आया हूं। तो आपकी देखिएगा, आयोग ज्यादा जो क्या करता क्या है, जो डिपार्टमेंट आप पुलिस वाला जो है इस एग्जाम को जो कंडक्ट कराएगा वो करेगा क्या? प्रीवियस ईयर को देखता है। प्रीवियस ईयर से वो क्या करता है? प्रश्न उठाता है और फिर आपके लिए पेपर सेट करता है। तो पहले जब तक आप प्रीवियस ईयर को नहीं पढ़ेंगे आपका कुछ भला होने वाला नहीं है, और अगर अपना भला करना है तो आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसी के लिए मैं एक हर एक प्रश्न को इसमें उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको, कि आपके हमारे सामने ये ऑप्शन और भी थे तो इन ऑप्शन से और भी प्रश्न बन सकते हैं। हो सकता है कि इसमें ये पूछा गया है, अब आगे जब पेपर होगा तो उसमें ये पूछ सकता है कि 35 वर्ष किसके लिए चाहिए। तो ये सारी बातें हम एक साथ क्या कर रहे हैं? इन सब बातों को पढ़ रहे हैं, और पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि अब ये पूछा गया तो आगे दूसरा पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे 7वां प्रश्न है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक आईटी कंपनी है, उसका किंग किसे कहा जाता है? देखिएगा, और ये कहां की है? ये यूएसए की कंपनी है। कहां की कंपनी है? यूएसए की। ऑप्शन नंबर 1 बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर बी पॉल गैटी, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर कैनेथ ऑल्सन, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो याद रख लीजिए, बिल गेट्स को क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का किंग कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, एकदम इसका सही जवाब होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का किंग कौन है? तो वो बिल गेट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो याद रख लीजिए, उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा पूछी है, तो उत्तर प्रदेश की पहली राज्य भाषा कौन सी होगी? पता है आपको? नहीं पता तो मैं बता देता हूं। देखिए, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, अनुच्छेद 345, जिसमें राज्य में भाषाओं के बारे में वर्णन मिलता है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, जिसमें दोस्तों पहला, उत्तर प्रदेश की पहली जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी। दूसरा, उत्तर प्रदेश की दूसरी दोस्तों जो राजभाषा है वो कौन सी है? उर्दू। और ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। किसके बारे में? उत्तर प्रदेश के बारे में। और ये किस में दिया हुआ है? संविधान में, अनुच्छेद 345 में। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट बनता है, कुछ समझ में नहीं आता है, आप कमेंट कीजिए, आपका जवाब दिया जाएगा, आपके डाउट को दूर किया जाएगा। आगे देखिएगा, यह प्रश्न आपके लिए एक अच्छा प्रश्न है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपके लिए। देखिए आप लोग, पहले हम बात करेंगे आपात उपबंध। आपात उपबंध दोस्तों, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से कहां तक दिए गए? तो याद रख लीजिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 से लेके 360, संविधान में 352 से लेके 360 तक किसकी व्यवस्था की गई है? आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और ये भारतीय संविधान के किस भाग में आता है? अगर आपसे ये पूछे कि आपात उपबंध किस भाग में आते हैं, तो याद रख लीजिए भारतीय संविधान के
भाग 18 में पार्ट 18 में आपात उपबंधों का क्या किया गया है, व्यवस्था की गई है। और ये आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 352 टू 360, अनुच्छेद 350 से लेके 360 तक। अब कौन से अनुच्छेद में कौन सा आपातकाल है, इसको और देख लीजिए आप लोग। पहला, आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 किसकी बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल यानी हमारे देश पे कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, या राज्य में, देश में सशस्त्र विद्रोह फैल जाए, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये कौन से अनुच्छेद में लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, तो 352 में। दूसरा 356 356, इसमें क्या दे रखा है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, यानी जिस राज्य में कभी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। आपने एक नाम सुना होगा कि सरकार गिर गई। सरकार गिरने का मतलब क्या है, कि वहां जो सरकार चल रही थी उसके पास बहुमत नहीं रहा, और जब सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वहां के जो राज्यपाल है उन्होंने राष्ट्रपति से सिफारिश की कि यहाँ पे सरकार के पास बहुमत नहीं है और इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तब कौन सा अनुच्छेद लागू होता है, तो 356 लागू होता है। तीसरा दोस्तों देखिए, एक और आपका आर्टिकल बचा, आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360। और 360 में क्या दे रखा है, वित्तीय आपातकाल। क्या दे रखा है, वित्तीय आपातकाल। किसमें दे रखा है, आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपातकाल अब तक एक भी बार भारत में नहीं लगाया गया है। आप लोग इसे जरूर याद रखें विशेष तौर पे, कि वित्तीय आपातकाल अब तक एक भी बार भारत में नहीं लगाया गया है। दूसरा, आपसे अगर ये पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल, सॉरी, हाँ सही है, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगाया जा चुका है, तो देख लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगाया गया है। कितनी बार, 3 बार। दूसरा, अगर आपसे ये पूछे कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और वो बात करें आपसे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जाएंगे तो यूपी पुलिस में आपसे अक्सर पूछ सकता है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो इसको भी दोस्तों याद रखें कि उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अब हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न पे आते हैं हम। प्रश्न है हमारा कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। यानी जब किसी राज्य में अनुच्छेद 356 लागू होता है तब उस राज्य का बजट कौन पास करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि राज्य सरकार के पास जब बहुमत नहीं रहेगा तो राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे कि इस सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, तो राष्ट्रपति वहां पे क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। तब उस समय राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, और ये कई साल तक रह सकता है, ठीक है, परिस्थितियां जैसी भी बनती हैं तो ये कई लंबे समय तक रहा है कई राज्यों में। अब उसके अनुसार जब कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लंबे समय तक रहेगा तो उस राज्य का बजट कहां से आएगा, उसको पास कौन करेगा। इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या उनको देखिए आप लोग। राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संघीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी है संसद, और ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो इसको जरूर याद रखें, ये कई बार पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा, पार्लियामेंट। कौन सा सही होगा, संसद, ऑप्शन नंबर सी। यानी जब राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है उस समय राज्य का बजट किसके द्वारा पास किया जाता है, संसद के द्वारा। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आया होगा। आगे 10वां प्रश्न है हमारा, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए गंडक नदी, ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी, और ऑप्शन नंबर डी महानदी। किस पे बनी हुई है, देखिए। पहला देखिए, गंडक नदी को एक और चीज याद रख लीजिए कि गंडक नदी को सॉरी, और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रख लीजिए इसे सालिग्रामी नाम से और जाना जाता है। इसका एक और नाम क्या है, सालिग्रामी नाम से गंडक नदी को जाना जाता है। दूसरा दोस्तों हम बात करें बिहार, तो बिहार को किसका कोसी,
कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी के द्वारा बिहार में एक बहुत बड़े क्षेत्र में बाढ़ आती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाने लगा दोस्तों? बिहार का शोक। दूसरा, कभी कभी ये पूछ लेता है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक। तो याद रख लीजिए दोस्तों, बंगाल का जो शोक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। किसको कहा जाता है दोस्तों? दामोदर नदी को बंगाल का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा एक और, फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, महानदी। तो महानदी भी कई बार पेपर में पूछा गया है कि महानदी पे कौन सी परियोजना बनी हुई है। तो याद रख लीजिए, महानदी पे जो परियोजना है ये कौन सी है? हीराकुंड। कौन सी परियोजना बनी हुई है? हीराकुंड परियोजना महानदी पे। और दोस्तों ये है कहां पे? तो ये ओडिशा में है। कहां पे है? ओडिशा। ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। यानी इसका हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? कृष्णा नदी। कौन सा सही होगा? सॉरी, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? हाँ बिल्कुल, तो किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। ठीक है, यहां तक ये आपके समझ में आया होगा। गंडक नदी को एक और नाम से जाना जाता है, शालिग्रामी नदी के नाम से। काशी जो है कोसी, सॉरी, कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी को दोस्तों किसका शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। और कृष्णा नदी पे कौन सी परियोजना है? नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पे है। और महानदी पे कौन सी परियोजना है दोस्तों? तो हीराकुंड जो परियोजना है वो किस पे है? महानदी पे। क्लियर? आगे 11वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? यह पूछा गया कि कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, जिसकी सीमा राज्य से लगती है। और ये चार ऑप्शन आपके सामने है, देखिए इसमें से बताइए, पढ़िए आप लोग। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने पंजाब, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, इनमें से यह पूछा गया कि किसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, वो कौन सा राज्य है? तो याद रख लीजिए, ये ना तो पंजाब और ना पश्चिम बंगाल और ना ही आंध्र प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है वो देश कौन सा है? राज्य कौन सा है? सॉरी, तो वह है राजस्थान। वह कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान। आगे आगे है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? ऑप्शन है आपके सामने बौद्ध मत या बौद्ध धर्म के, जैन मत या जैन धर्म के, और तीसरा है हिंदुत्व और चौथा है दोस्तों सिख मत। तो याद रख लीजिए, जैन धर्म। जैन धर्म में दोस्तों ये पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक और जैन धर्म में एक होते हैं तीर्थंकर। क्या होते हैं? जो जैन धर्म के गुरु होते हैं उनको हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तीर्थंकर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम? जैन धर्म की। तो जैन धर्म में तीर्थंकर की बात करें तो कितने तीर्थंकर हुए हैं? टोटल कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें सबसे पहले ये पेपर में पूछा गया है और यूपी पुलिस ने पूछा है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। और ये क्या है? पहले तीर्थंकर। दूसरा, 23वें तीर्थंकर आपको जरूर याद रखने, क्योंकि पहले तो हर कोई याद करता है और अंतिम हर कोई याद करेगा। अब वो क्या करता है? 23वें पूछ रहा है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो याद रख लीजिए, 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी। अगर आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है, क्या प्रश्न हो सकता है? जैसे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो याद रख लीजिए, ऑप्शन आपका क्या सही होगा? महावीर स्वामी। क्या सही होगा? महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। क्लियर? दूसरा, अब यही महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद यही जैन धर्म आगे चल के दो भागों में बंट जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बंट जाता है।
और इन्हीं में देखिएगा एक कहलाते हैं श्वेतांबर और दूसरे कहलाते हैं दोस्तों दिगंबर। कभी कभी पेपर में यह पूछ लेता है कि श्वेतांबर के नेता कौन थे या दिगंबर के नेता कौन थे, तो उसको भी आप देख लीजिए एक बार। श्वेतांबर के जो नेता हुए हैं उनका नाम था स्थूलभद्र। क्या नाम था? स्थूलभद्र किसके नेता हुए? श्वेतांबर के। और दिगंबर के नेता कौन हुए? भद्रबाहु। दिगंबर के नेता कौन हुए हैं? भद्रबाहु। तो यहां तक आपकी समझ में अब ये आ गया होगा, प्रश्न का जवाब भी आपको मिल गया है कि जैन, हाँ, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। तो याद रख लीजिए किससे सही है, किससे संबंधित है? जैन मत से। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न है ये। पहला है ऑप्शन आपके सामने 18%, दूसरा ऑप्शन है 21% और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 78% और चौथा ऑप्शन है 39%। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? देख लीजिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। इसका आपका बी एकदम सही जवाब होगा। आगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी। तो याद रख लीजिए, जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? चौधरी चरण सिंह ने। किसने दिया था? चौधरी चरण सिंह ने। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, दूसरा, आपसे कभी कभी यह भी पूछा गया है और पूछ भी सकता है पेपर में, किसान दिवस, कि किसान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रख लीजिए 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को हर वर्ष हम किसके रूप में मनाते हैं? किसान दिवस के रूप में, फार्मर्स डे। किसके रूप में? फार्मर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, किसान दिवस के रूप में। आगे, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, यानी जो हमारा सिलेंडर होता है एलपीजी वाला, जिसका प्रयोग हम घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं, उसमें एजेंसियों के द्वारा क्या भरकर दिया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने द्रव, ऑप्शन बी है आपके सामने गैस, ऑप्शन सी है आपके सामने ठोस और ऑप्शन डी है आपके सामने एक घोल। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो देख लीजिए, इनमें जो भर के दी जाती है वो क्या दी जाती है? गैस दी जाती है सिलेंडरों में भर के, जिसे नाम दिया जाता है एलपीजी, जिसे हम बोल देते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या नाम दिया जाता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। दूसरा, एलपीजी देखा जाए दोस्तों एक गंधहीन होती है और एलपीजी जो है बहुत ज्यादा ज्वलनशील गैस है। अब इसमें जब गंध नहीं आती है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी स्मेल नहीं आती है। अब स्मेल नहीं आएगी और अगर इसका रिसाव हो गया तो ये जलती बहुत जल्दी तेजी से है, आग पकड़ती है। तो इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है कि जिससे हमें एलपीजी का रिसाव हो तो हमें स्मेल आने लग जाए? ये पेपर में पूछा गया है कि एलपीजी में स्मेल के लिए क्या मिलाया जाता है। तो याद रख लीजिए, एलपीजी में स्मेल के लिए एथिल मरकैप्टन, क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन, जैसे कि जिससे कि एलपीजी का अगर रिसाव हो तो व्यक्ति को पता चल जाए। ठीक है, इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे, 16वां प्रश्न देखिएगा, ये 2009 में तब का एक करंट अफेयर का प्रश्न है और ये पूछा गया है कि पंजाब किंग्स 11 टीम आईपीएल 3, यानी तीसरा आईपीएल उस समय चल रहा था या हुआ होगा, का नया कप्तान निम्न में से किसको नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर बी है कुमारा संगकारा, ऑप्शन नंबर सी है हरभजन सिंह और ऑप्शन नंबर डी है प्रवीण कुमार। तो आईपीएल 3 में किंग्स 11 की कप्तानी पंजाब की किसके द्वारा की गई? तो याद रख लीजिए, इसका सही जवाब होगा कुमारा संगकारा। यानी तीसरे आईपीएल में
पंजाब का जो कप्तान नियुक्त किया गया था वो कुमारा संगकारा को नियुक्त किया गया था। ओके, आगे 17वां प्रश्न आपके सामने है कि दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। अब ये टाइपिस्ट ने काला शब्द ही नहीं दिया है, तो काला शब्द कहां से आएगा? तो मैं आपके सामने काले को सफेद जरूर लेके आया हूं। ठीक है, अब ये शब्द कौन सा है आपका? तो ये है अनुकूल। ये क्या है? अनुकूल। और अनुकूल में अनुकूल का आपको क्या देखना है? विपरीत देखना है कि इसका विपरीत कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन है इसका प्रतिकूल, दूसरा ऑप्शन है विरुद्ध, तीसरा ऑप्शन है विपरीत और चौथा ऑप्शन है तत्सव। तो अनुकूल का जो विलोम होता है या जो उल्टा होता है या विपरीत होता है, एक ही बात है ये, और वो कौन सा होता है? प्रतिकूल। कौन सा होता है? प्रतिकूल। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही जवाब होगा। आगे 18वां प्रश्न है दोस्तों, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिक है? रुपए की तुलना में ये मुद्राएं आपके सामने दे रखी हैं और ये पूछा गया कि वैल्यू किसकी ज्यादा है। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है येन, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तीसरा ऑप्शन है आपका यूएस डॉलर और चौथा है ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा? भारत के रुपए की अगर वैल्यू निकाली जाए तो डॉलर की वैल्यू ज्यादा है या पाउंड, ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू ज्यादा है? तो याद रख लीजिए कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका जवाब, ब्रिटिश पाउंड। कौन सा सही होगा? ब्रिटिश पाउंड। क्लियर? आगे 19वां प्रश्न, कौन सा रक्त वर्ग, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? ठीक है, यानी ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सर्वदाता है। प्रश्न तो ऐसे भी पूछ सकता है क्योंकि अर्थ दोनों का मतलब एक ही है। क्या पूछ सकता है? पहला तो यही पूछ सकता है कि कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है, या ऑप्शन आपसे ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से सर्वदाता कौन है। तो देख लीजिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ए। ए जो है वो किसी भी व्यक्ति का कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो उसको ओ दिया जा सकता है। ओ को बोला जाता है क्या? सर्वदाता। दूसरा दोस्तों एक और शब्द प्रयोग किया जाता है, सर्वग्राही। क्या किया जाता है? सर्वग्राही। तो मैं आपसे यह कहूं कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही है, यानी हर एक को धारण कर सकता है वो। तो याद रख लीजिए ए बी, याद रख लीजिए ए बी। ए बी को क्या बोला जाता है? ए बी को क्या बोला जाता है? सर्वग्राही। ठीक है दोस्तों, आगे 20वां प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए सूखा रोग, ऑप्शन नंबर बी रतौंधी, ऑप्शन नंबर सी है बेरी बेरी और ऑप्शन नंबर डी है टीबी। ठीक है, देखिए कौन सा सही होगा। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी। ठीक है, दूसरा सूखा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सॉरी, रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी। अब ये पेपर में पूछा गया है कि टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होता है? टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होता है ये आप लोग बताइए। ठीक है, देखिए टीबी देख लीजिए ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? माइको बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? माइको बैक्टीरियम या बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, जिसके द्वारा दोस्तों
टीबी होता है, और टीबी को एक और नाम से जाना जाता है क्षय रोग के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? क्षय रोग के नाम से। ठीक है, आगे दोस्तों, आगे देखिएगा, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थक शब्द लिखिए। नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थक शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष, काला अक्षर कौन सा है? सुसज्जित कक्ष, लेकिन ये कैसा है? सफेद अक्षर है। ठीक है, काला अक्षर क्या होता है? भैंस बराबर, ऐसा कुछ है नहीं। एक सुसज्जित कक्ष आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है इसके? कमरा, खाना खाने, सी ऑप्शन है खाना खाने, बी ऑप्शन है अंतःपुर, और डी ऑप्शन है बैठक। यानी घरों में हमें क्या देखा होगा? एक कमरा बनाते हैं और उसे हम एक अच्छा खासा सजाते हैं। ठीक है, और उसको क्या नाम दिया जाता है? क्या उसको कमरा नाम दिया जाता है? कमरा को जब हम एक बड़ा कमरा अच्छा सा और उसे हमने सजा लिया, ठीक है, उसमें एक बेड है, एक सोफा है, ठीक है, ऐसी सी बहुत चीजें हैं जिसको हमने अच्छे से सजा दिया। तो इसमें यह पूछा गया है कि सुसज्जित कक्ष जिसे अच्छा सजाया गया हो उसको क्या नाम दिया जाएगा? तो उसको नाम दिया जाएगा कमरा। कमरा तो है ही, लेकिन कमरा को क्या किया गया है? सजाया गया है। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। खाना खाने कौन सा सही होगा? बैठक। बैठक जो होती है वो होता तो कमरा ही है, लेकिन उसे क्या करते हैं? एक अच्छे तरह से सजाते हैं, इसीलिए हम उसे क्या नाम देते हैं? बैठक। यानी कोई व्यक्ति जो बाहर से आएगा वो पहले बैठक में बैठेगा और देखेगा कि ये कमरा कैसा है, अच्छा सुसज्जित है, तो उसकी क्या करते हैं? तारीफ करते हैं, इसीलिए उसे क्या नाम दिया जाता है? बैठक। आगे, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 10 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी है 8 वर्ष। कौन सा सही होगा देख लीजिए आप लोग। जनगणना की मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहली बार जनगणना कब की गई थी? पहली बार जनगणना दोस्तों 1872 में की गई। ठीक है, पहली बार जनगणना कब की गई? 1872 में। और इस समय दोस्तों वॉयसरॉय का नाम देख लीजिए, तो इस समय वॉयसरॉय जो था उसका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या नाम था उसका? लॉर्ड मेयो नाम था वायसराय का। दूसरा, समकालीन पहली नियमित गणना कब से चालू हुई है? भारत की नियमित गणना कब से चालू हुई है? तो देख लीजिए, नियमित गणना, सॉरी जनगणना, देखिए नियमित जनगणना तो नियमित जनगणना दोस्तों 1881, 1881 पहली बार जनगणना 1872 में। वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड मेयो। भारत की पहली नियमित जनगणना, यानी उसके बाद लगातार जनगणना होती रही। और भारत की पहली समकालीन जनगणना अगर आपसे पूछे तो वही होगी 1881। इसके बाद जो जनगणना होती है ना, ये हमेशा एक की फॉर्म में चलती है। एक की फॉर्म से मतलब क्या? जैसे एक इसमें हमेशा आएगा, और एक कैसे आएगा? जैसे 1881 में हुई, उसके बाद कब हुई? 1891, उसके बाद कब हुई? 1901, फिर कब हुई? 1911, फिर कब हुई? 1921, 1931, 1941। यानी एक की फॉर्म में चलेगा ये। तो एक की फॉर्म में चलेगा तो गैप कितने का हुआ? 10 का। कितने का हुआ? 10 का। यानी भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद। दूसरा, ये आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो याद रख लीजिए 1951, 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई है? 1951, 1951 में। दूसरा, ये पूछे हम आंकड़े लेंगे 2011 तक के, यानी 2011 तक अगर आपसे ये पूछा जाए, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी, अभी हुई नहीं है, उसके आंकड़े अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम 2011 से काउंट करेंगे कि 2011 तक भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं। तो याद रख लीजिए दोस्तों 2011 तक कुल 15 जनगणनाएं। कितनी? 2011 तक कुल 15 जनगणनाएं भारत में हो चुकी हैं। क्लियर दोस्तों? आगे,
सॉरी, अब हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन तो रह ही गया हमारा, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं वो तो चीज रह गई। तो ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब होगा कि भारत में जो जनगणना की जाती है वो कितने वर्ष के अंतराल पे की जाती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पे की जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? यानी रेफ्रिजरेटर हुआ आपका, एसी हुई, सॉरी रेफ्रिजरेटर हुआ, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक है अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो याद रख लीजिए, किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का प्रयोग किसमें किया जाता है? फ्रिज में किया जाता है। अब दोस्तों एक प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं। प्रश्न हमारा यह है कि हमारे जो एयर कंडीशनर होते हैं या जिन्हें प्रशीतक बोला जाए, कि प्रशीतकों से कौन सी गैस निकलती है? प्रशीतक जैसे मैं बात करूं तो फ्रिज हुआ, एसी हुई, इनसे कौन सी गैस निकलती है जो हमारी ओजोन परत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? ठीक है, एसी और फ्रिज से एक गैस निकलती है जो ओजोन परत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और ओजोन परत क्या करती है कि सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको जमीन पर आने से रोकती है। और अगर वो सीधे किरणें जमीन पे आएंगी तो व्यक्तियों को नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा दोस्तों? उनसे स्किन कैंसर हो सकता है, त्वचीय कैंसर। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि कौन सी गैस जो एसी और फ्रिज से निकलती है और वह क्या करती है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, उस गैस का नाम क्या? तो देख लीजिए, उस गैस का नाम मैं आपको बता देता हूं। उस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये किससे निकलती है दोस्तों? ये निकलती है एसी से। और किससे निकलती है? फ्रिज से। ठीक है, अब ये क्लोरोफ्लोरो किसको नुकसान पहुंचा रही है? ओजोन परत को। किसको नुकसान पहुंचा रही है? ओजोन परत को। ओजोन परत का काम क्या होता है दोस्तों? पराबैंगनी किरणों को जमीन पर आने से रोकती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा, पराबैंगनी किरणों को जमीन पर आने से रोकती है कौन? ओजोन परत। अब ये पूछा जाए कि ओजोन परत अगर पराबैंगनी किरणें अगर जमीन पर आएंगी तो पराबैंगनी किरणों से नुकसान क्या है? तो याद रख लीजिए, इससे त्वचा कैंसर की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। क्या? व्यक्तियों में त्वचा कैंसर बहुत ज्यादा होने लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। क्लियर? आगे, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है दोस्तों? ब्रिटेन की मुद्रा, ऑप्शन नंबर ए डॉलर, ऑप्शन नंबर बी पौंड, ऑप्शन नंबर सी दिनार और ऑप्शन नंबर डी फ्रैंक। तो देख लीजिए, डॉलर किसकी मुद्रा है? तो डॉलर मुद्रा है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। क्लियर? दिनार किसकी मुद्रा है? तो दिनार मुद्रा है कुवैत की। दिनार मुद्रा किसकी है? कुवैत की। दूसरा दोस्तों, फ्रैंक मुद्रा किसकी है? तो फ्रैंक मुद्रा है दोस्तों फ्रांस की। क्लियर? तीसरा, पौंड मुद्रा किसकी है? तो याद रख लीजिए, पौंड में यही पूछा गया है कि ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? तो ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड। क्लियर? आगे, 25वां प्रश्न है कि भारत में कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? भारत में सबसे ज्यादा रबर कहां उत्पादित की जाती है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। याद रख लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा जो रबर का उत्पादन होता है वो कहां पे होता है? आज के केबीसी का ये एक और नया सवाल कि भारत में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन कहां किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा, और वो क्या है? केरल। कौन सा सही है? केरल। आगे, हमारे शरीर में पित्त रस कहां पैदा होता है या कहां बनता है? ये अच्छा प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। हमारे शरीर में पित्त रस कहां पे बनता है?
ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी तिल्ली और ऑप्शन नंबर डी गुर्दा। तो याद रख लीजिए, हमारे शरीर में पित्त रस जो बनता है वो कहां पे बनता है? यकृत में। कहां पे बनता है? यकृत में। आगे 27वां प्रश्न आपके सामने है। बहुत चर्चित पुस्तक सेनेटिक वंशेज का लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है सेनेटिक वंशेज का लेखक कौन है? ऑप्शन है सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी है जॉर्ज आरवेल, ऑप्शन सी है सैमूर ए एम हर्स, सॉरी, ऑप्शन डी है जे एम बेरी। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा एकदम ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी के द्वारा सेनेटिक वंशेज को लिखा गया है। ठीक है, आगे 28वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों। दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची छांटिए। दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची, यानी काला अक्षर ये है, काला अक्षर नहीं है, एक ऐसा अक्षर है, ये सफेद अक्षर है, इसका पर्यायवाची क्या होगा जिसका हम सभी क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। ऑप्शन दिया रखा है आपका पताका, ऑप्शन बी है सेतु, ऑप्शन नंबर सी है ध्वज और ऑप्शन नंबर डी है विमान। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा होता है हम उसे और किस नाम से जानते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज के नाम से जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम सही जवाब होगा। क्लियर? आगे निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है अशोक और ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। ठीक है, तो देख लीजिए, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त इसका क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दूसरा दोस्तों, नेपोलियन होता क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध ना हारा हो, उसे टाइटल या संज्ञा दी जाती है किसकी? समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। वास्तव में नेपोलियन था कहां का? तो देख लीजिए, नेपोलियन कहां का था? इटली का। नेपोलियन कहां का निवासी था? इटली का, जिसका नाम क्या था? बोनापार्टा। जिसका नाम क्या था दोस्तों? बोनापार्टा। और पहले इटली वाला नेपोलियन हुआ है, उसके बाद ये नेपोलियन कौन सा हुआ है? भारत का। और भारत बोनापार्टा से बड़ा नेपोलियन था कौन? समुद्रगुप्त। बोनापार्टा युद्ध तब भी हार गया था, लेकिन समुद्रगुप्त ने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। दूसरा, समुद्रगुप्त ने दोस्तों सिक्के चलाए थे जिस, और उस सिक्कों पर यह वीणा बजाते हुए था। क्या बजाते हुए था? वीणा बजाते हुए। आपसे यह पूछा जाए कि वीणा बजाते हुए सिक्कों पर किसकी प्रतिमा बनी हुई है, तो वो किसकी होगी? समुद्रगुप्त की। किसकी होगी? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक क्या था? एक कवि था। क्या था? पोइट भी था, पोइटर। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य, ये क्या था? मौर्य वंश का, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको फिर थोड़ी समस्या होगी। ये क्या था? मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक भी किस वंश का था? अशोक भी मौर्य वंश का था। हर्षवर्धन कौन से वंश का था? तो हर्षवर्धन था वर्धन वंश का, जिसका पिता हुआ था प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन ने क्या किया था? वर्धन वंश की स्थापना की थी। तो पेपर में यह पूछा जाता है आपसे कि कभी कभी हर्षवर्धन के समय कौन आया, तो याद रख लीजिए एक चीनी यात्री था जिसका नाम था ह्वेनसांग। एक चीनी यात्री था जिसका नाम था ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। ह्वेनसांग को और क्या बोला जाता है? यात्रियों का राजकुमार। क्या बोला जाता है? ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, आगे लाल रक्त कण या लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में बनती हैं? ऑप्शन है आपके सामने अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है गुर्दा और ऑप्शन डी है तिल्ली। ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है? रेड ब्लड कार्पल्सेस। तो याद रख लीजिए, आरबीसी जो बनती है ये कहां पे बनती है? अस्थि मज्जा में। और ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। आगे राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह अच्छा प्रश्न है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है आपके सामने प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। ठीक है,
राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रख लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सलाह पे की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल की। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब होगा। आगे 32वां प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही चर्चित पुस्तक है। इसके लेखक आपसे पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। ठीक है, याद रख लीजिए, इसका सही जवाब होगा एकदम, ये कई बार पेपर में पूछी गई है, इसको आपको जरूर याद रखना है, इसको भूलना नहीं है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है, तो ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, ठीक है, देखिएगा, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी शतरंज और ऑप्शन सी बैडमिंटन और ऑप्शन डी क्या है? बॉक्सिंग। ठीक है, याद रख लीजिए, साइना नेहवाल किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अगर आपसे सानिया मिर्जा पूछा जाए, सानिया मिर्जा, तो सानिया मिर्जा देख लीजिए टेनिस। ठीक है, और इसका मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा, बैडमिंटन। ठीक है, आगे एक और था इसका, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? मैं आपको प्रश्न पहले बताया था, वो आगे आ चुका है। ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी मीथेन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखिए जो करती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती, तो CO2 भी है, लेकिन ये क्या पूछा गया है, इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। क्लियर, आगे 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए गवर्नर रिजर्व बैंक यानी RBI का जो गवर्नर होता है उसके, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है वित्त मंत्री। ठीक है, मैं आपको एक प्रश्न और बताता हूं, 1 रुपए का जो नोट होता है इस पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये पेपर में पूछा जाता है, तो याद रख लीजिए 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव के, ये पेपर में कई बार पूछा गया कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। किसका पूछा गया? 50 रुपए के नोट पे किसके होते हैं? तो याद रख लीजिए, बाकी सभी पे किसके होंगे? RBI के गवर्नर के। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ए सही होगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ का मेला नहीं लगता है? ऑप्शन ए उज्जैन, बी इलाहाबाद, सी हरिद्वार और डी वाराणसी। तो याद रख लीजिए, वाराणसी में कुंभ के मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जिन प्रश्नों पर मुझे लगता है कि इसमें बताना जरूरी है, मैं आपको उसमें बता देता हूं, क्योंकि वहां से और भी प्रश्न बनने की क्या रहती है? संभावना रहती है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी बुध। तो याद रख लीजिए, जो सूर्य है, सूर्य कोई ग्रह नहीं है। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य है एक तारा। क्या है? तारा। बाकी शनि, बृहस्पति और बुध ये सारे के सारे क्या है? ग्रह। क्लियर। आर्यभट्ट था, सॉरी ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है। आर्यभट्ट था प्रसिद्ध, किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन वैज्ञानिक,
बी चिकित्सक, सी चित्रकार और डी खगोलवेत्ता। आर्यभट्ट एक क्या था? महान गणितज्ञ था, खगोलवेत्ता था। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब होगा। आगे, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अच्छा प्रश्न है, बार बार मिलेगा आपको, हर एक पेपर में मिलेगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी क्या है? केरला। ठीक है दोस्तों, तो जो है क्या पूछा गया, सॉरी, कथकली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रख लीजिए, कथकली किसका है? शास्त्रीय नृत्य केरला का। किसका है? कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर? आगे आगे है दोस्तों, 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला था? ये कब का प्रश्न है? ये 2009 में, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए फिल्म का नाम दे रखे हैं आपको, ये 4 फिल्मों के नाम दे रखे हैं। पा, ऑप्शन बी है इश्किया, ऑप्शन सी है भूल भुलैया, ऑप्शन डी है एकलव्य। तो याद रख लीजिए, विद्या बालन को जो पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था? पा मूवी के लिए मिला था। किसके लिए? पा के लिए। ठीक है, आगे आगे ये आपका मैथ स्टार्ट होता है। मैथ को आपको सॉल्व कराएंगे यादवेन सर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जीएस लेके आया मैं आपके सामने। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको जितने भी जो पीछे यूपी पुलिस के द्वारा पेपर कराए गए हैं, हम उनके सारे पेपर की ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होते रहेंगे। ठीक है।